हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ एंड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 1, 2 और 3 में भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कवर किए थे। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी वो तीनों वीडियोस दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे रीसेंट अपडेट्स जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं वो सारे मिलते हैं। अभी भी रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स एक रीसेंट अपडेट हमने शेयर किया था, तो अगर आपने वो भी मिस कर दिया है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम्स रिलेटेड आप अपडेट जो भी हर यूनिवर्सिटीज़ के आए थे वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीटेड एग्ज़ाम्स रिलेटेड अपडेट वगैरह भी हम अपनी चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स आएँ वो आप मिस ना करें और आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम्स प्लस बच्चों को जो असाइनमेंट्स बनाने होते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आप ये नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने में भी, प्लस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बारी आया हुआ है, तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझिए। सो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होती है? इट मीन्स प्रोविजन ऑफ सम ट्रेड्स और स्किल्स टर्मिनल इन नेचर ऑफ एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो काम के वर्क में एंटर करने के लिए हमें जो स्किल्स की ज़रूरत होती है वो आपकी जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो सम प्रैक्टिकल कोर्सेज जो हैं वो डेवलप करते हैं आपके अंदर वो एबिलिटी, और जो आपके जनरल कोर्सेज हैं उनके अलावा। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बेसिकली आपके अंदर एक स्किल डेवलप करती है जो प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करें तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब भी आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है प्रोविजन ऑफ टेक्निकल नॉलेज वोकेशनल स्किल्स नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका एम क्या है? टेक्निकल नॉलेज जो है, जो भी वोकेशनल स्किल आप डेवलप करते हो वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्रियल लाइफ में या कोई भी कमर्शियल काम करना चाहते हो उसमें भी डेवलपमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर किसी बच्चे के पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, कोई टेक्निकल स्किल है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा वेलकम ईज़िली किया जाता है हमारी सोसाइटी के जॉब्स वगैरह में। प्लस आप देखेंगे काफ़ी सारे पार्ट टाइम स्किल्स भी हम डेवलप होते हैं। आप देखेंगे स्कूल्स वगैरह में भी गर्ल्स के लिए भी काफ़ी सारे, आप डिज़ाइनिंग का कोर्स ले लो, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ले लो, या आप पार्लर रिलेटेड कोर्स ले लो, ये सारे आपके बेसिकली स्किल डेवलप करने के कोर्सेज होते हैं। तो टेक्निकल और वोकेशनल स्किल ये नेसेसरी है आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर। टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। तो इंजीनियरिंग के अंदर एक प्रोफेशनल स्टडी प्रोफेशनली जो हेल्प करती है आपकी ग्रोथ में, वो वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और जो बाकी की नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उससे भी आपको अवगत कराते हैं। अब टू गिव रूम फॉर यंग मैन एंड वुमेन टू हैव एन इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं वो एक तरह से आपको जो यंग वुमेन और मैन हैं उनको डेवलप करने की, उस चीज़ की टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ये वोकेशनल एजुकेशन काफ़ी हेल्प करती है। ट्रेनिंग और इम्पैक्ट जो है स्किल किसी भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में या टेक्नीशियंस के अंदर जो चाहिए होता है वो इस ट्रेनिंग से, इस एजुकेशन से, इसका बेसिक एम यही था कि ये डेवलप हो जाए वो स्किल, ताकि वो जैसे ही ये स्किल को सीखें वो काम में अप्लाई करना चाहें तो वो कर पाएँ। Provision of trained manpower in applied sciences, technology and commerce, particularly at a professional level। तो ट्रेंड मैन पावर सबको चाहिए होती है, जिसको कम सिखाना पड़े, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये चीज़ डेवलप हो जाए, वोकेशनल एजुकेशन का बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव यही था। एक साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करना लोगों को कि वो इम्प्रूव कर पाएँ, एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड हों जो प्रॉब्लम्स हैं, और क्या आप अपने स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए भी, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक इसका एम था ये सब चीज़ें सिखाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एम तो यही था रीस्ट्रक्चर करना अपने एजुकेशनल सिस्टम को, ताकि जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं और जो भी इम्पैक्ट है इंफॉर्मेशन का किसी भी एज में या
जो हमें फ्यूचर में नीड है जिस स्किल्स की, वो आ जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। तो ये वोकेशनल एजुकेशन का बेसिक एम था। अब इसकी हेल्प, इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो यूजुअली आप देखोगे 16 मार्क्स से क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, तो आप ये सारे पॉइंटर्स उसमें अच्छे से लिख सकते हो। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा आपके जब भी वो पेपर चेक करेंगे। और अगर आप असाइनमेंट्स बना रहे हो और इसको रेफ़र कर रहे हो तो भी पॉइंटर्स में लिखोगे, तो उनके लिए बहुत ईजी होगा कि हाँ, बच्चे को काफ़ी अच्छी नॉलेज है एंड ही हैज़ वर्कड इन इट। तो बेनिफिट्स क्या हैं वोकेशनल एजुकेशन के? ये हेल्प करता है बेटर परफॉर्मेंस ऑफ देयर जॉब। ऑब्वियसली अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप परफॉर्म अच्छा कर पाओगे अपनी जॉब के अंदर, और एक तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस उन्हें मिल जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल अपनी स्किल यूज़ करके पैसा बना सकते हैं, तो वो वोकेशनल एजुकेशन ये हेल्प करती है। इट वोकेशनल एजुकेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एज इट गेट्स एम्प्लॉयज़ रेडी फॉर द वर्क प्लेस। तो वोकेशनल एजुकेशन एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है और एम्प्लॉयज़ को रेडी कर देता है वर्क प्लेस के लिए, कि काम की जगह पे वो काम जल्दी से जल्दी करना चालू कर दें। Vocational education is the term itself denotes students are specialized and they have more chances for the employment. अब जिनके पास वोकेशनल एजुकेशन है, ये इटसेल्फ अपने आप में ही सेल्फ डिफाइंड है कि इन बच्चों के पास एक स्पेशलाइज स्किल होगा और इनके एम्प्लॉय फिर इनको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स जो डिलेमा में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम कॉलेज जाएं नहीं जाएं, वो एक तरह के वोकेशनल कोर्सेज़ उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, नया दरवाज़ा है जिसकी तरफ वो बढ़ेंगे, तो वो एक स्किल भी सीख लेंगे। हो सकता है वो रेगुलरली कॉलेज ना भी जाते हों और उनको फिर भी एक स्किल है और जॉब मिलने में भी उनको आसानी हो। तो ये एक तरह की नई अपॉर्चुनिटी है वोकेशनल एजुकेशन काफ़ी बच्चों के लिए, जो किसी भी रीज़न से स्कूल नहीं या कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते हैं। एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। जो स्टडी आप रेगुलर कोर्सेज में नहीं सीख पाते हो, वो ही है वोकेशनल कोर्सेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी लाइफ में भी आपको इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती है, वो इन वोकेशनल एजुकेशन से मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इसका। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ अ ग्रेट एसेट टू द इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमी डेवलप होगी क्योंकि हमारे पास ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं जिनको नॉलेज है। तो फ़ॉरेन जो हम इंपोर्ट करते हैं टेक्नीशियन को, जिनको ज़्यादा हमें देनी पड़ती है सैलरी, वो काम हम अब सब खुद ही कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो मैन पावर है उसके पास भी अब वो स्किल आ गया है। टेक्नीशियन वाला ले लो या किसी और स्ट्रीम में भी ले लो। मेजॉरिटी ऑफ वोकेशनल स्किल्स आर एप्लीकेबल, सारे वर्ल्ड में ही एप्लीकेबल होते हैं जितने भी वोकेशनल स्किल्स हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बना देती है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर जगह ही एप्लीकेबल होंगी। वोकेशनल एजुकेशन डेवलप करती है आपकी इकोनॉमी को भी, और जो गैप था कि हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, उसे ये फुलफ़िल करती है क्योंकि स्टूडेंट को भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्किल को मार्केट करने की, और क्लासरूम से डायरेक्टली वो एंटर कर पाएँ एक वर्किंग वर्ल्ड के अंदर। स्कूल ड्रॉप आउट्स जो अडल्ट्स हैं जिनको किसी भी तरीके की एजुकेशन नहीं मिली, उनके लिए भी एक तरह का एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक तरह का स्किल सीख ले, एक हुनर सीख ले, और उससे वो अपनी लिविंग को अर्न कर पाएँ और करियर भी बने, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ डिग्री बेस पे ही उनकी एजुकेशन रह जाए। अनदर बेनिफिट्स हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो भी नॉलेज है उसको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। नीड क्या है वोकेशनल एजुकेशन की? तो एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, वो टाइम टू टाइम चेंजेस उसमें होते ही रहते हैं, और वो सोसाइटी से की डिमांड से मैच करने के लिए ये कोर्सेज जो है वोकेशनलाइजेशन जो है वो हमारे नेशनल करिकुलम में डाला गया है। इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं या जो का इन्फ्लुएंस होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंटर्स में। इकोनॉमिक कंपल्शन है, एक तरह से इकोनॉमिक नीड बनती जा रही है एक स्किल्ड मैन पावर की, तो ये वोकेशनलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा विकल्प मिला है हमें। टेक्निकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ा देता है, जो आपकी नीड है स्किल्ड मैन पावर की उसे फुलफ़िल करता है। आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि लोगों के पास स्किल होगा तो वो अच्छे से और कुछ नई नई चीज़ें डेवलप करते रहेंगे। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये इन कोर्सेज़ की वजह से बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं, अपनी खामियां अपनी खूबियां पहचानते हैं, तो वो हेल्दी डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की भी। लेसन द नंबर ऑफ़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो अब इसके इस स्किल की वजह से जो अनएजुकेटेड जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग थे उनका नंबर थोड़ा कम होगा, क्योंकि उनके पास अब एक एक्स्ट्रा स्किल है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे फॉरेन के लोगों को ज़्यादा पैसा दे के कराते थे, अब वो अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं।
सबके अलग अलग गोल्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करता है। आपकी इंडस्ट्री गोल भी और एक कम्युनिटी आपकी जो इंडिविजुअल गोल है उसे भी फुलफ़िल करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर आप डेवलप हो रहे हैं तो आपकी जो देश है उसकी इकॉनमी भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मटेरियल जो रिसोर्स है कंट्री का, वो उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी, क्योंकि स्किल्ड लेबर होगी, स्किल्ड मैन पावर होगी, तभी वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ भी कर पाएगी। तो ये कोर्सेज उस स्किल को डेवलप करते हैं जो कि आपके रिसोर्सेज हैं उसे फुली यूज़ कर पाएँ। डेवलप द टेंडेंसी टू वर्क हार्ड। अब जो वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज करते हैं, एक्स्ट्रा स्किल आ रहा है तो दैट मीन्स वो वर्क हार्ड, उनकी टेंडेंसी जो है ज़्यादा काम करने की वो बढ़ जाती है। डाइवर्जन कर देती है स्टूडेंट्स का, जिनके पास स्किल है और जिनके पास नहीं है। तो बहुत ईजी है ये डाइवर्जन में भी। अब बात करते हैं ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग भी एक इनोवेटिव मूवमेंट था एजुकेशन में, जो 1970 में आया, और इसकी ये था प्रैक्टिस और स्टडी दोनों फील्ड के अंदर था ये रेफ़र टू द एक्टिविटीज़ जो एनहांस करती है आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ही। और आपको एजुकेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी देती है। तो ओपन लर्निंग के एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपकी चॉइस है। आप देखोगे काफ़ी सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जो बच्चे रेगुलरली नहीं जा पाते, स्कूल नहीं अटेंड कर पाते या कॉलेजेस नहीं कर पाते, उनके लिए ओपन लर्निंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखोगे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। आप 10-12 भी NAOS से दे सकते हो। तो वो भी सारे ओपन लर्निंग के विकल्प हैं, जो बच्चे या तो काम करके अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं या वो रेगुलरली नहीं जा पा रहे, तो वो इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो वो एक तरह के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी आता है और आपको सीखने का मौका भी देता है। एडवांटेज क्या है, आपकी चॉइस है कि आप कब क्या सीखना चाहते हो। फ्लेक्सिबल है, आप जैसे एग्ज़ाम्स किस टाइम पे कंडक्ट देना चाहते हो, या कब आप ऑफिस मतलब आप वीकेंड क्लासेस लेना चाहते हो, नहीं जा सकते, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना है उसी में ही आपको फॉलो करना है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन लर्निंग प्रोवाइड करती हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देती हो, उसको शेड्यूल भी आप खुद से करते हो। तो वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का जो एडवांटेज है वो ओपन लर्निंग में मिल जाता है। नेटवर्किंग है इसकी काफ़ी बड़ी, पेस भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको विद इन 6 मंथ्स में ये चीज़ें सीखनी है, ये सारी क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। ऑनलाइन आप देखेंगे कितनी सारी क्लासेस आपको मिलती है, तो नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। शेड्यूल कैसे करनी है आपको क्लासेस, वो भी डिपेंड करता है ओपन लर्निंग में। और अपने हिसाब से आप चेंजेस ला सकते हो। मनी वाइज भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। जो रेगुलर स्टडीज़ या रेगुलर कोर्सेज में आप कंपेयर करेंगे तो ओपन लर्निंग आर लेस कॉस्टली होती हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको रेगुलरली स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, वो पैसा आपका बचता है। टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। किस प्रोफ़ेसर की आपको क्लासेस लेनी है, किससे पढ़ना है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको वो भी ऑप्शंस देती हैं। तो वो सिलेक्शन ऑफ प्रोफ़ेसर भी आपकी खुद की चॉइस है। आप किसी भी पोर्टल पे जाके खुद से पढ़ते हो, खुद से क्लासेस लेते हो। इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा बहुत सारे सोर्सेज़ को सर्च करता है, वहाँ से पढ़ता है। तो एक पर्टिकुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है कि जहाँ पे एक ही टीचर है और वही इम्पार्ट कर रहा है, चाहे वो बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बहुत सारे ओपन आप नेटवर्क के सोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हो। तो ओपन लर्निंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली भी इसका उसमें आ जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्नाइजेशन बेसिकली आपकी जो है ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसको चेंज करती है, मॉडर्न करती है, अच्छे वे में ग्रो करने के लिए। आपकी सोशल, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल में जो एडवांसमेंट आए, चेंजेस आए, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर दे आपकी सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा। अब आप देखेंगे पहले कितने सारे बैरियर्स होते थे गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, बट अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एज़ पर आवर कल्चर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वो काफ़ी हेल्प करता है एक कंट्री को भी एडवांसली ग्रो करने के लिए। आपकी इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अब गर्ल्स भी इक्वली, डिफरेंट कास्ट के लोग भी इक्वल पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली भी स्टेबल होती है आपकी सोसाइटी, आप एडवांस होते हो। आप जो आपके चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को भी चेंज कर रहे हो, उनके स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हो। तो मॉडर्नाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में भी।
एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। ये एक तरह का इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इफ़ मॉडर्नाइजेशन के लिए। एजुकेशन बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी मॉडर्नाइजेशन के लिए। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तभी तो वो नई चीज़ों को अडाप्ट भी कर पाएगा, समझ पाएगा। अगर हम वो एजुकेशन इम्पार्ट ही नहीं कर रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं, तो वो अपने पुरानी जो चीज़ें चलती आ रही हैं जो गलत भी हैं आधी से ज़्यादा, वो चेंज कैसे होंगी। तो वो एजुकेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडर्नाइजेशन और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का आपकी एजुकेशन का एम उसने काफ़ी चेंज कर दिया है। मॉडर्नाइजेशन के बेसिस के पहले सिर्फ ये होता था कि बेसिक बेसिक एजुकेशन देते रहो। मॉडर्नाइजेशन की वजह से वर्ल्ड को मैच करने के लिए के हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम में हम चेंजेस ला रहे हैं। हमारा एजुकेशन का बेसिक फोकस सिर्फ ये नहीं है कि एक तरह का बस आज की चीज़ें नॉलेज इम्पार्ट कर दी और वो बच्चा कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा है उससे कुछ मैटर नहीं करता। तो एजुकेशन के एम्स उसने काफ़ी बदल दिए हैं। आपकी करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आप पुरानी जो आपकी चीज़ें थी वो भी पढ़ा रहे हो, प्लस आप नई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हो, साइंस एंड रिसर्च पे भी काम कर रहे हो। बहुत मॉडर्नाइजेशन ने इसमें काफ़ी हेल्प किया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप देखेंगे पहले सिर्फ क्या होता था, पहले तो आप देखेंगे काफ़ी स्कूल में सिर्फ टीचर एक ही टीचर आता था, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता था और चले जाते थे पुराने टाइम में। अब आप देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कोई आपको डिमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल नॉलेज दे के पढ़ा रहा है, कोई प्रोजेक्टर पे आपको दे रहा है पढ़ा रहा है, कोई आपको क्लासरूम सिस्टम में लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, कोई आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के पढ़ा रहा है। तो वो मेथड्स ऑफ टीचिंग में बहुत फ़र्क आ गया है और इसकी वजह से भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। मॉडर्नाइजेशन टीचर में भी, टीचर की ट्रेनिंग पहले नहीं होती थी। पहले हम सोचते थे जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी और एजुकेशन की वजह से भी टीचर की भी डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। डिसिप्लिन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले हम काफ़ी रूल्स नहीं फॉलो करते थे, अब हम काफ़ी रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हर एक डिसिप्लिन में भी, हर एक चेंजेस में भी सोसाइटी के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन ने काफ़ी हेल्प किया है। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? प्रेजेंट सिनारियो एक तरह का मॉडर्नाइजेशन लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है आपके सर्वाइवल के लिए। स्मूथ है, एडवांस लाइफस्टाइल और लेटेस्ट इन्जॉयमेंट आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप ईज़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नॉलेज गेन करने की। आप किसी भी तरीके की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हो। आपकी सर्वाइवेबिलिटी जो है, पावर है, उसे बढ़ा देता है ये मॉडर्न आप, क्योंकि आप अडाप्ट करते हो नई नई चीज़ें सीखते हो। तो सीखने से बच्चे बच्चे के अंदर भी या एक किसी अडल्ट के अंदर भी चीज़ें डेवलप होती हैं, उसकी ग्रोथ होती है। तो सर्वाइवल पावर जो है, वर्ल्ड के साथ मैच करने की पावर है, वो बढ़ जाती है। इस्टेब्लिश करते हो आप एक एक तरह के अपने आप को गुड पोजीशन में, आपको हायर प्लेस मिलता है सोसाइटी के अंदर भी, और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है पैसे कमाने की भी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही है, ऑब्वियसली आपको कुछ भी चीज़ें नई सीखनी है तो उसके लिए कॉस्ट तो लगता है, तो फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। मेंटल पीस बहुत ज़्यादा डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हर एक चीज़ में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितनी स्टैंडर्ड्स को मैच करने की वजह से वो कंपटीशन लेवल, वो स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। एवरीडे लाइफ इज़ मॉडर्नाइज, तो डेली ही कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो उस चीज़ को कोप अप कर पाना, उसके हिसाब से अपने अपडेटेड रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। आपकी जो गुड वैल्यूज़ हैं लाइफ की, वो भी कई बारी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम जो उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं उन पे भी फोकस कर लेते हैं, और जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो अच्छी वैल्यूज़ हमें लाइफ से मिली हैं, वो हम उनको डैमेज कर लेते हैं। हार्मफुल भी है, आपकी नेचर में भी बहुत चेंजेस आते हैं। अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी होती ही हैं, तो वो कई लोग उस रास्ते पे भी चल जाते हैं, वो अडाप्ट कर लेते हैं। थोड़ी आर्टिफिशियल हो जाती है लाइफ, आप एक तरह का रॉबोट की तरह काम करने लग जाते हो, क्योंकि अब पेस को मैच करने के लिए आपको दिन रात कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ता है, नया काम करना ही पड़ता है अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। तो उस रेस के अंदर जो एक तरह के हम रॉबोट बन जाते हैं, और जो बेसिक इन्जॉयमेंट है वो चीज़ें थोड़ी आपकी रह जाती हैं, मिस हो जाती हैं। इट किल्स दी ह्यूमैनिटी फीलिंग इन ह्यूमन। तो एक तरह से जो आपकी ह्यूमैनिटी की फीलिंग है वो हाइड हो जाती है, एक तरह से मर जाती है, क्योंकि अब सबके अंदर अपना अपने तरीके का स्ट्रेस है, कहीं फॉलो करते हैं आपकी वैल्यूज़ को, कहीं नहीं करते हैं। तो वो जो इंसानियत है कहीं ना कहीं हम पर ज़रूर होती है। कल्चर का क्या एजुकेशन पे इम्पैक्ट है, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था, आप देखेंगे एग्ज़ाम में।
कल्चर का आपका इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये किसी भी वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल्चर क्या है? बेसिकली एक वर्ड है जो कैसे लोग अपनी लाइफ जीते हैं, वे ऑफ देयर लाइफ, मीनिंग जो एक ग्रुप किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। अब डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो डिफरेंट कल्चर हो सकता है। आप देखेंगे इंडिया का कल्चर कितना डिफरेंट है वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वो एक तरह से जो एक ग्रुप फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ को जीने के लिए, उसे हम कल्चर बोलते हैं। ये कल्चर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है बाय लर्निंग। आप जेनेटिक्स के थ्रू भी या हेरिडिटी से भी, या बच्चा देख देख के भी काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। कल्चर स्पेशल सेंस में भी यूज़ होता है, एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी में भी एक तरह से रेफर्स टू द सम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कितने तरीके के ह्यूमन बींग्स हैं, कितने तरीके के कल्चर हैं, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनके बिलीफ हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें नोट होती हैं। और ये सारे सोशल बीइंग जो उससे चीज़ सीखता है, मिली है इन सब चीज़ों से, उससे हम कल्चर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्नड बिहेवियर है। एक तरह से हमें चीज़ें देख के भी सीखी हुई हैं, हेरिडिटी से भी मिली हैं, तो बिहेवियर में हम वही सीखते हैं जो हमें चलता आ रहा है। कल्चर एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट है, जमा पूंजी सी बनी हुई है, वही चीज़ें आप उसी पैटर्न में चलते जा रहे हैं। कल्चर इज़ अ पैटर्न ऑफ लर्नड बिहेवियर। ये एक तरह का आपके कल्चर जो है आपका प्रोडक्ट है, कैसे आप बिहेव करते हो और ये किस पैटर्न में आप चीज़ें सीखते हो, वो भी कल्चर उसी से ही बनता है। ये आप कल्चर इंक्लूड करता है आपके एटीट्यूड, कैसे एटीट्यूड में हो, क्या नॉलेज है आपकी, क्या वैल्यूज़ हैं, तो ये सब कल्चर का ही पार्ट है। अब आप इंडिया का कल्चर देखेंगे, इंडिया का पहनावा देखेंगे, इंडिया की लैंग्वेजेस देखेंगे, और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे, उनका पहनावा, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये दो एक तरीके के एग्जांपल हैं आपके कल्चर डिफरेंस के, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कंपेयर टू इंडियन कंट्रीज़ में है। तो क्या बिहेवियर है, क्या चीज़ें सीखते हो, कितना बड़ा है, वो सब कल्चर के अंदर आता है। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स भी कल्चर के अंदर हैं। शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में कितने लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब हिंदूज़ का कल्चर अलग है, मुस्लिम्स का कल्चर अलग है, तो वो भी एक तरह से सोसाइटी बनी हुई है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप्स बने हुए हैं, वो अपने तरीके को अपने तरीके से फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड है। आप लिख सकते हो ह्यूमन प्रोडक्ट है, आइडियलिस्टिक है, ये एक तरह का लाइफ जीने का तरीका है, परसवेसिव है, ये ट्रांसमिटेड है आपकी सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के अंदर। तो ये कल्चर के बारे में बात थी। अब नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है क्या? अभी तक हम बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे एजुकेशन क्या है, उसकी क्या नेचर है। तो वो पॉइंटर्स में मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एजुकेशन। पूरी ज़िंदगी आप पढ़ते हो, कुछ ना कुछ तो सीखते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते हो, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्कूल जैसे आप देखेंगे, स्टार्ट आपका LKG UKG, फिर आपकी 1st से 12th का आता है, फिर आपकी कॉलेज लाइफ आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन आती है, फिर तो एक तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो एजुकेशन से डेवलपमेंट होती है एक इंडिविजुअल की भी और सोसाइटी की भी। ये मॉडिफाई करता है आपके बिहेवियर को भी। इसका जो पर्पस है वो जिसके एक इंडिविजुअल के जो गोल्स हैं उसे भी अचीव करना अपना एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन एक तरह की ट्रेनिंग भी है, क्योंकि एजुकेशन धीरे धीरे बच्चे को एक तरह से ट्रेन कर रही है ताकि वो रियल लाइफ सिनेरियोज़ में बड़े होके कैसे डील करेगा, अपने लाइफ के डिसीजंस कैसे लेगा, तो एक तरह की ट्रेनिंग भी है। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन भी आपको प्रोवाइड करती है एजुकेशन। एजुकेशन एक तरह की लाइफ ही है, ये कॉन्टिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन करती है आपके एक्सपीरियंस में। तो जैसे जैसे आपको एजुकेशन मिलती है, आप नई नई चीज़ें सीखते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आते हैं। बैलेंस डेवलपमेंट करती है एजुकेशन से। आप देखेंगे अनएजुकेटेड लोग और एजुकेटेड लोगों में फ़र्क है, आपको बहुत इजीली वो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट उनकी कैसी हुई है, उनके माइंड की डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ की डेवलपमेंट, वो सब इस पर डिपेंडेंट है एजुकेशन पे। इंडिविजुअल एडजस्टमेंट होती है, उसमें हेल्प करती है एजुकेशन। एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, चेंज होते रहते हैं, बाइपोलर है, 3 डायमेंशनल है। एजुकेशन बेसिकली चाहिए आपको ग्रोथ के अंदर ही। एजुकेशन के बिना कोई ग्रोथ पॉसिबल है ही नहीं। एजुकेशन और सोशल एम, इंडिविजुअल और सोशल एम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एम एजुकेशन का। दे आर अपोज टू ईच अदर। इंडिविजुअल गिव इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल, जो एम्स हैं वो आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, इंडिविजुअलिटी डेवलप करने में इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्या है ये सोशल एम और इंडिविजुअल एम्स, वो पढ़ लेते हैं। नथिंग गुड्स एंटर इन टू द ह्यूमन वुड except in or through the free activities of individual men, women,
एंड दैट एजुकेशनल प्रैक्टिस मस्ट बी शेप द इंडिविजुअल। तो जो भी एक्टिविटीज़ एजुकेशन की एक इंडिविजुअल को शेप करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं उसे, जो वो है एक अच्छे तरीके से इंसान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चेंजेस चाहिए उसके अंदर, वो एजुकेशन उसको देती है इंडिविजुअलिटी डेवलप करने के लिए, उसकी पर्सनल ग्रोथ डेवलप करने के लिए। एजुकेशन शुड गिव स्कोप टू डेवलप इनबॉर्न पोटेंशियलिटीज़ थ्रू मैक्सिमम फ्रीडम। एजुकेशन एक तरह का स्कोप देती है जो उसकी अंदरूनी पोटेंशियल था वो उसे डेवलप करने के लिए मैक्सिमम लेवल तक। सोशल एम क्या है? द सपोर्टर्स बिलीव सोसाइटी और स्टेट इज अ सुप्रीम और रियल। द इंडिविजुअल इज ओनली अ मीन्स, द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी इज द एम ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन इज़ फॉर द सोसाइटी एंड ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली सोशल एम क्या है? अब हम ये सोचते हैं इंडिविजुअल एम एजुकेशन का है, इंडिविजुअल को डेवलप करना, बट बेसिकली इस एजुकेशन का एक तरीके से सोसाइटी को डेवलप करना उसका एम है। सोशल एम है डेवलप करना। तो प्रोग्रेस कैसे होगी, सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी, स्टेट कैसे बढ़ेगी, वो एजुकेशन का बेसिक फोकस है। कल्चर और एजुकेशनल का क्या रिलेशनशिप है? कल्चर ऑफ अ सोसाइटी हैज़ एन इनएविटेबल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो जो हमारा कल्चर है उसका एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये बहुत सारी सोसाइटी के जो कंसर्न हैं वो एजुकेशन से आती हैं, और बिकॉज इट इज़ टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द सेम दैट एजुकेशन इज़ ऑर्गेनाइज। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो सोसाइटी की जो नीड्स है उसे देखता है और उसकी फुलफिलमेंट के लिए काम करता है। तो कल्चर जो आपका सोसाइटी का है उसकी फुलफिलमेंट के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। एजुकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए। एजुकेशन एक तरह की टेक्नोलॉजी को फीड करती, खाना जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का है वो पढ़ाई ही है। कोई भी टेक्नोलॉजी बिना पढ़े या समझे डेवलप नहीं हो सकती। तो एक तरह से ये भी एक तरह की फॉर्म है एजुकेशन की ही। तो डेवलप होने के लिए वेस्टर्न नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलप वो तभी होंगी जब आपकी एजुकेशन अच्छी है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन का क्या रोल है? टेक्नोलॉजी इफ़ेक्ट करती है डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं न्यू, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिग्निफिकेंटली, लोगों को उनके काम में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प किया है डेवलप होने में। जैसे आप देखेंगे पहले आप रेडियो था, फिर धीरे धीरे टीवी आया, फिर रेफ्रिजरेटर आए, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अब डेवलप हो रही है जो आपका रियल लाइफ में काम भी हेल्प ईज़ी करती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ही है, वो आई कैसे? पढ़ाई से ही, एजुकेशन मिलती गई, स्किल डेवलप होते गए, नई नई चीज़ें रिसर्च होती रही, साइंस और रिसर्च के बेसिस पे ही चीज़ें बनने लगी। तो ये जो नए नए एमर्जिंग चैलेंजेस आते हैं ट्रेडिशनल, वो सारे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है फाइट करने में और एजुकेशन में भी हेल्प करती है। ट्रेडिशनल प्रोसेस जो थी टीचिंग एंड लर्निंग की वो अब मैनेज हो रही है, चेंज हो रही है। इंपॉर्टेंस क्या है टेक्नोलॉजी की? वैरायटी ऑफ लर्निंग सोर्सेज हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ एक क्लासरूम, अगर आपने क्लास लेक्चर मिस कर दिया है तो आप कुछ नहीं, आपके लिए वो हमेशा के लिए मिस हो गया, ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज आ गए पढ़ाई के भी। तो टेक्नोलॉजी ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ईजिली अवेलेबल है, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, गाड़ी में हो तो भी आप पढ़ सकते हो, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, दिन हो रात हो, कभी भी आप पढ़ना चाहो। तो वो एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। कोलैबोरेटिव अप्रोच है एजुकेशन के लिए भी। आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ही एजुकेशन चल पाती है, तो वो टेक्नोलॉजी उसमें काफ़ी हेल्प करती है। मल्टीमीडिया का काफ़ी यूज़ हो रहा है। अब आप देखेंगे कितने सारे सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो एजुकेशन में, जो कि हेल्प करते हैं एजुकेशन सिस्टम में भी। ऑथेंटिक है, ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस सोच पे आप शक नहीं कर सकते, ये जेन्युइन है एक तरह का, और इन्फॉर्मेशन आपकी टाइम टू टाइम अपडेट होती है। और मल्टीमीडिया अप्रोच, ये सारे मैंने आपको बता दिए, सेम ही पॉइंटर्स हैं। एक्सेस आपका ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ में भी, ऑनलाइन आप बुक्स कितनी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी नॉलेज गेन कर सकते हो। टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। एजुकेशन डेटा स्टोरेज, जो भी आपकी एजुकेशन का डेटा है वो स्टोर हो जाता है, तो बाद में भी एक्सेस करना चाहो उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, डेटा भी आपके पास रहेगा। रिजर्वेशन क्या है आपकी इगलिटेरियन पॉलिसी की? इक्वालिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, एम है उनका, फाउंडर्स का कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो एक तरह की सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले,
इक्वल स्टेटस मिले और सबको अपॉर्चुनिटी जो मिले सबके लिए समान हो, कुछ भी अलग अलग ना हो। एजुकेशन ऑफ इक्वालिटी डिस्पैरिटीज़। तो न्यू जो पॉलिसी आई उसने काफ़ी एम्फोसिस किया कि जो भी चीज़ों में डिफरेंस हो रहा था, उन अपॉर्चुनिटीज़ जो आधों को मिल रही थी आधों को नहीं मिल रही थी, उसे हटाया जाए और इक्वल कर दिया जाए कि एजुकेशन सबको मिलेगी और वो कोई भी उससे डिनाई नहीं कर सकता आपको। तो आप इसको देखोगे इक्वालिटी पहले वुमेंस को नहीं मिलती थी, शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलती थी, बैकवर्ड जो आपके सेक्शंस हैं, एरियाज़ हैं, उसमें नहीं मिलती थी। तो अब उसको हटाने के लिए काफ़ी इंसेंटिव प्लान्स दिए जा रहे हैं। वुमेन काफ़ी कॉलेजेस खोले गए हैं। शेड्यूल कास्ट वीकर सेक्शंस के लिए उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको मिड डे मील्स प्रोवाइड की जाती है। आप देखेंगे काफ़ी बुक्स की फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है वुमेंस को। आप देखेंगे काफ़ी सारे कॉलेजेस में वुमेन स्पेशल बसेस चलाई जाती हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ फ्री मिल रही हैं। तो ये एजुकेशन में जो डिस्पैरिटी चलती आ रही थी, डिफरेंस हो रहा था, वो कास्ट के बेसिस पे भी या जेंडर के बेसिस पे भी उसे हटाने के लिए काफ़ी सारा काम किया गया है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए गए हैं, गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स डेवलप करे गए हैं, लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। तो ये सारे इन बैकवर्ड सेक्शंस को और माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उस पर काम किया जा रहा है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी सेम है, सोशल जस्टिस उन्हें मिले और एजुकेशन का में उनको सेम ही समानता का अधिकार मिले। सेम हैंडीकैप के लिए भी आप देखेंगे काफ़ी रिजर्वेशंस होती हैं। जो फिज़िकली या मेंटली चैलेंज लोग हैं, वो जनरल कम्युनिटी में इक्वल कंसिडर हों, उनको भी एक तरह से नॉर्मल ग्रोथ मिले, वो भी लाइफ को इजीली फेस कर पाएँ कॉन्फिडेंट वे में। तो बहुत सारे मेजर्स उसके लिए भी लिए गए हैं। और काफ़ी रिजर्वेशन आप देखेंगे जॉब्स में, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में रिजर्वेशंस होते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलता है परसेंटेज में भी, एडमिशन में भी। तो वो काफ़ी सारे चेंजेस इसमें लिए गए हैं। अब आप बात करते हैं बेसिक कुछ नोट्स, अब मैं आपको बताऊंगी जो शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं, जो इनके अलावा भी टॉपिक्स हैं। वो आप बेसिक एजुकेशन का जो स्कीम है 1937 की आई हुई है पेपर में, उसका क्या फोकस था, सेलिंग फीचर्स उसके क्या थे। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले 6 से 14 साल तक के लिए, और ये 2 स्टेजेस में दिए जाएँ, जूनियर स्टेज जो 5 साल की हो और सीनियर स्टेज जो 3 साल की हो। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन हो, आइडिया जो इस स्कीम का था वो एजुकेशन था, फॉर्म ऑफ क्राफ्ट और प्रोडक्टिव वर्क के बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये प्योरली एकेडमिक नहीं हो, थ्योरेटिकल नहीं हो, ताकि बच्चा अगर कुछ नहीं समझ पा रहा तो वो मैन्युअली नहीं कर पा रहा तो वो हैम्पर ना हो उसकी ग्रोथ को, उसका इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो डेवलप करे, उसका माइंड डेवलप हो। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन हो। एम क्या था, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जो आपको लाइफ में लेटर स्टेजेस में हेल्प करे। महात्मा गांधी जी का बेसिक आइडिया यही था कि इसको प्रॉपरली, क्राफ्ट को जो है प्रॉपरली पढ़ाया जाए और सैलरीज दी जाए इस तरीके से टीचर्स को भी, कि वो स्किल्स डेवलप करे और लाइवलीहुड बच्चे स्कूल जब छोड़े तो वो अर्न कर पाएँ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक जाकिर हुसैन कमेटी भी बनाई गई थी, उसने मदर टंग में भी पढ़ाने के लिए बोला। काफ़ी जो सिर्फ अपने मदर टंग ही बोल पाते थे, समझ पाते थे, वो फिर उन्होंने प्रोसीशन दिया कि हाँ आप इसमें भी क्लैरिटी बच्चों को ज़्यादा मिलेगी तो आप उसमें पढ़ा सकते हो एक्सेप्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, इस स्कीम का एम था कि सिटीजन्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, पर्सनल ग्रोथ, उनकी डिग्निटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, वो कम्युनिटी में कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाए। फ्लेक्सिबल करिकुलम था, कि ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर स्टिफ बना दिया, कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो वो बच्चे और टीचर्स अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को फॉलो करने का एग्जामिनेशन के फेयर से वो हटा दिया गया था नॉर्म। वेरियस सब्जेक्ट जो हैं, बेसिक क्राफ्ट, मदर टंग, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, पेंटिंग, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ये सारे भी करिकुलम में डाले थे। इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि सबके लिए मैंडेट तो था कि आप हिंदी तो ज़रूर ही सीखें, हमारी मातृभाषा है। रिलीजियस एजुकेशन को भी गांधी जी ने पार्ट नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स थे तो किसी उसके बेसिस पे बायस ना हो जाए। मेरिट्स क्या थे इसकी? क्राफ्ट वर्क को स्कूल में जो साइकोलॉजिकल डेवलप करते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज को, एक्सपीरियंस डेवलप करता है आपकी लाइफ में, ताकि आप प्रोडक्टिव रहें, काम भी कर पाएँ लेटर ऑन जब भी स्कूल से निकले, वो बेसिक फोकस था इसका।
एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश ने लाए थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव था और इंडिया में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। तो वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते थे जो सेल्फ सपोर्टिंग हो। जाकिर हुसैन कमेटी भी पॉइंट ने कि बहुत सारी ओवर डूइंग क्राफ्ट वर्क के बेसिस पे जो हो रही हैं वो उन्होंने काफ़ी पॉइंट किया। Thus, it was modified to shift emphasis from complete support to partial support कि partial support भी उसे मिले। ये फ्री थी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन आपको मिलेगी, फ्री भी मिलेगी, कंपलसरी भी मिलेगी आपकी मदर टंग में। दिस वाज द थॉट टू क्रिएट क्लासलेस सोसाइटी। फ्री हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी भी हर क्लास के बच्चे को एक तरह की सारी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मिले। एम्फोसिस था फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट में नॉलेज को ईजियर और मीनिंगफुल बनाने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी। सिस्टम जो सोशली और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाए और बैरियर्स मिटाए एजुकेशन और अनएजुकेटेड रिच पुअर के बीच में और कास्ट के बेसिस पे भी। तो ये स्कीम का फोकस था और इसके मेरिट भी थे कि सबको एक समान की एजुकेशन मिले। लिमिटेशंस क्या थी, ये क्रिटिसाइज भी हुई क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट जो थे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम का यंग एज में बच्चों पे जो हो रहा था, क्राफ्ट वर्क जो उनसे कराया जा रहा था, वो नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है उनकी ग्रोथ पे। तो वो एक उसका भी लेटर ऑन एक प्रोविज़न बना दिया कि 12 साल की उम्र के बाद ही आपकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर होती है, तब तक आप ये क्राफ्ट वर्क नहीं करोगे जो स्किल आपसे दिया जा रहा है इस बेसिक एजुकेशन में। ये रिलेट नहीं करती थी इकोनॉमिक पॉलिसी से आपकी स्टेट की, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो एक तरह की एज थी। जो चेंजेस हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, नॉलेज ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स एक तरह की नीड बन चुके थे, रादर दैन जो आप क्राफ्ट का जो स्किल डेवलप कर रहे थे बच्चों में, उनसे ज़्यादा साइंस और मैथमेटिक्स का यूज़ होना इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो जो चरखे चलाने की चीज़ें हैं या जो बेसिक फॉर्म्स हैं उससे हमें उभरना था, तो वो लिमिटेशन थी एक तरह की। अब सब्जेक्ट जो है वो क्राफ्ट वर्क इंक्लूड किया था कि स्टूडेंट्स बहुत टाइम, थोड़े टाइम बाद थकने लग जाते थे और वो इतना टीचिंग में प्रॉपरली नहीं हो पाते थे, एकेडमिक जो उनके रिजल्ट्स थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे। तो ओवरऑल जो एग्जाम्पल था, ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन सिस्टम का, वो हैम्पर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मार्कुलेज मिनट्स ऑफ एजुकेशन। इसने भी काफ़ी रिकमेंडेशन दी है। ये आपकी आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर और आपकी आज़ादी से पहले। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रमोशन था कि यूरोपियन जो लिटरेचर है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की पढ़ाई है, साइंस है, वो इंडिया में भी डाले जाएं और अप्रोप्रिएट फंड्स दिए जाएं ताकि पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को ही मिले। सिर्फ इंग्लिश पे फोकस किया जा रहा था। जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोफेसर स्टूडेंट्स थे वो सुपरिटेंडेंट्स कमेटी को उन सबको स्टाइपेंड ज़रूर मिलता रहे, बट उन स्टूडेंट्स को ना मिले जो इसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूट्स में जा रहे थे। स्टाइपेंड उन्हीं को ही मिले प्रोफेसर को जो इनके अंडर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं में ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ओरिएंटल वर्क के लिए, प्रिंटिंग के लिए कोई पैसा स्पेंड करने से मना कर दिया था। सारे जो फंड्स थे वो स्पेंड होंगे नॉलेज ऑफ इंग्लिश की और साइंस के लिए। जो इंडियन नॉलेज है वो इम्पार्ट करने से मना कर दिया गया था। तो ये क्रिटिसिज्म इसको काफ़ी मिला क्योंकि इसका फोकस सिर्फ इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में ही था, तो वो हिंदी मीडियम को यूज़ ही नहीं करना चाहता था। उसने बिलीव किया कि एक तरह की न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ले आएगा इंडिया के अंदर, जो कि ऐसा नहीं हुआ। सारी जो बाकी की इंडियन लैंग्वेजेस थी उसे निगलेक्ट किया गया और एक तरह से फ़िल्ट्रेशन कर दी कि ये फेलियर है इंडियंस का, वो हमें ही फॉलो करें। इसके अलावा हम बात करेंगे कोठारी कमीशन की। ये 1964 में आया था दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप में। ये यूजीसी के उस टाइम पे चेयरमैन थे। इसका एग्ज़ामिन था एजुकेशनल सेक्टर में आपको चेक करना सारे सेक्टर्स कंट्री के अंदर एजुकेशन में, और ऑब्जेक्टिव था कि इस कमीशन में जो भी इवोल्यूशन है, जनरल पैटर्न है एजुकेशन का, उसे बदलने का। ठीक है, तो ये आपकी जो नेशनल पॉलिसी आई थी 1968 की, जो हमने डिस्कस किया था, इसके रिकमेंडेशंस, इस कमीशन के रिकमेंडेशंस उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुए हैं। नेशनल पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं 1968 की, आप हमारी पहले की वीडियोस रेफर कर सकते हो, वहाँ पढ़ सकते हो। तो ये रिकमेंडेशंस दिए गए थे कोठारी कमीशन में भी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे। उनके रिकमेंडेशंस थे कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, स्टेटस और एजुकेशन टीचर्स की भी डेवलप हो, उनको रेनोवेशन अच्छा मिले, उनको फैसिलिटीज़ मिले, उनको ट्रेनिंग्स मिले,
डेवलपमेंट हो डिफरेंट लैंग्वेजेस, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी पढ़ाई हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एससी एसटी वुमेन जेंडर कास्ट किसी की बेस पे भी डिस्पैरिटी ना हो, सबको एक समान एजुकेशन मिले। टैलेंट को आइडेंटिफाई करना था बेसिकली, जो बच्चों के अंदर जो स्पेशल स्किल्स हैं वो टैलेंट को फोकस करके उनको अपॉर्चुनिटी देना। वर्क एक्सपीरियंस और नेशनल सर्विस को बढ़ाना, ये इस कोठारी कमीशन का फोकस रिकमेंडेशन था कि आप कोर्सेज डेवलप करो ताकि वो उनका एक्सपीरियंस भी बढ़े और नेशनल सर्विस में वो जाएं और इंडिया को सर्व करें। साइंस और एजुकेशन और रिसर्च डेवलपमेंट भी करना, ताकि हम जो आपकी मॉडर्न एनवायरनमेंट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं उससे कोप अप कर पाएँ। तो साइंस और एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए, आपके करिकुलम में काफ़ी चेंजेस किए गए। एजुकेशनल एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो एजुकेशन थी, ताकि खेती हमारा बहुत ही बेसिक और बहुत ही बड़ा एसेट है, उसकी भी एजुकेशन सिस्टम में लाया गया, उसको भी, और उसकी भी नॉलेज बच्चों को दी गई ताकि अगर वो उस क्षेत्र में जाना चाहें तो वो जा सकें। इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी काफ़ी बताया गया। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, काफ़ी लाखों बुक्स बनाने लगे, वो उनकी क्वालिटी ऑफ पेज जो था उसे इम्प्रूव किया गया, उसकी प्रिंटिंग इम्प्रूव की गई। एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए, प्रॉपर पैटर्न बनने लगा कि कैसे होगा। आप 10th में आप देखेंगे CBSE आता है, सेंट्रल बोर्ड आता है। सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या आएगा, आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा किसी भी हायर स्टडीज़ के लिए आप जाने चाहोगे। तो ये एग्जामिनेशन में जो जो चेंजेस चाहिए थे, फोकस किया उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे भी। पहले हम इनिशियली फोकस सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन पे ही करते थे, बट अब स्किल डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, ज़िंदगी में आगे बच्चा अच्छा कर पाए उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करा। यूनिवर्सिटी बनाई गई काफ़ी सारी एजुकेशन की, डिफरेंट आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट UGC की वेबसाइट पे कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दी गई है ताकि हर एक क्षेत्र में बच्चा अच्छे से पढ़ पाए और किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अच्छे से स्टडी करके डेवलप हो पाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पे शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं। ये पार्ट 4 में आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 636 से 51 में। ये अनएनफोर्सेबल राइट्स हैं, जो स्टेट फेल्स टू फुलफिल एनी ऑब्जर्वेशन वन कैन गो टू। अगर स्टेट वो फॉलो नहीं करता इन राइट्स को तो आप कोर्ट में जाके उसे चैलेंज कर सकते हो। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पॉलिटिकल हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ऑब्लिगेशंस पे बनाए गए थे। इस ये आर्टिकल 37 जो है वो बताता है आपको कि आपका जो स्टेट है उसकी क्या ड्यूटी है आपकी तरफ, क्या लॉज की तरफ उनकी क्या ड्यूटी है। आर्टिकल 355 365 भी कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि इनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट और किस तरीके से होने चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, सोशल इकोनॉमिक चार्टर के बेसिस पे हुई है, सोशल सिक्योरिटी चार्टर के बेसिस पे हुई है और कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर के बेसिस पे ये हुई है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। जो भी अगर आपने कुछ भी इसके अलावा मिस भी किया हो पहले की भी वीडियोस में तो वो आप रेफ़र कर सकते हो, और आप बुक को भी एक दो बारी पढ़ लीजिए ताकि आप कुछ अगर आपको मिस आउट लगे तो आप वहाँ से रेफ़र कर पाओ। बाकी ये नोट्स काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडीज़ में भी, और प्लस आपके असाइनमेंट मेकिंग में भी। आप कोई भी टॉपिक्स पे इसे पिक करके आप कॉपी डाउन कर सकते हो और असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो जो आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में सबमिट करने होंगे। प्लस आप एग्ज़ाम के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस किए हैं। 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में आए तो 1 पेज में आप लिख सकते हो। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो मिनिमम आपको 4 पेजेस लिखने ही हैं ताकि बच्चे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। प्लस आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्कोरिंग के लिए, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग से ही जज करता है कि बच्चे को इस टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज है या नहीं है। आप अपनी लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हो क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ कमीशंस इसमें आए हैं तो वो इतना ईजी भी नहीं होता। तो पॉइंटर्स में लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा असाइनमेंट्स में भी, प्लस अगर आप किसी और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं उसमें भी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स, यूनिवर्सिटी की अपडेट्स को आपको हमारे चैनल पे मिलते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।